दिया हुआ 9 में, चैप्टर 10 में। 9 तो हम लोग पढ़ चुके थे। चैप्टर 10 में माइन वर्किंग दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग एसएमपी पढ़ेंगे, फिर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, रिक्लेमेशन, फिर ओबी डंप के बारे में। ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज का मेरा टारगेट है कि एसएमपी, आज ज़्यादा देर की क्लास होगी नहीं, हो सकता है 1 घंटा क्लास ना हो पाए, इसलिए है कि आज का टारगेट है कि एसएमपी कम से कम जरूर कंप्लीट हो जाए। एसएमपी देखो दिखता कैसा है पहले, ठीक है ना। एसएमपी मेरे पास 2 अलग अलग माइंस का है, तो एसएमपी हम दिखाना चाहते हैं कि एसएमपी दिखता कैसा है। जैसे कोई अपने ही माइंस का है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इंडेक्स होता है, इंडेक्स में सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, माइन इंफॉर्मेशन, बाकी जियोलॉजिकल एंड माइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो भी अपना माइंस है, इस तरीके से इसका इंडेक्स होता है। फिर फर्स्ट में सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी डिफाइन हुआ रहता है कि कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, जब अभी हम रेगुलेशन के तहत जाएंगे तो वहाँ दिखा लिखा हुआ है पहला पॉइंट में कि सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी के बारे में उसमें बताया गया है। फिर माइन इंफॉर्मेशन देंगे, क्या माइन का बैकग्राउंड है, कब से स्टार्ट हुआ है, कितना पुराना माइंस है, करंटली कौन चला रहा है, इस टाइप से। लोकेशन क्या है माइंस का, कौन सा सीम था वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, टोटल एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, इस तरीके से ये पूरा होता है, ठीक है ना। इसमें मेन अल्टीमेट हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है रिस्क स्कोर। ये रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना होता है। तो एक माइंस का दिखाएं, बहुत वही मोटा है, ये कुछ ही पेज दिखाएं। इसी तरीके से ये धोरी खास कोलेरी का है, ठीक है ना, एसएमपी। ये जो एसएमपी है ये धोरी खास कोलेरी का है। रेफरेंसेज, टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशन। ऑडिट मतलब क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, जो एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है कि एसएमपी कैसा है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी क्या है, वो डिफाइन है इसमें भी, ठीक है ना। तो मेन हम लोग अभी जानना चाहेंगे एसएमपी होता क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो उस पर पहले आते हैं। माइन वर्किंग चैप्टर 10, एसएमपी, ठीक है ना। एसएमपी क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सिंपल, एसएमपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये रेगुलेशन नंबर कितने में दिया हुआ है, सीएमआर 2017 के 104 नंबर रेगुलेशन में, ठीक है। इसमें ये होता है कि एसएमपी का जरूरत क्यों पड़ा, वाई एसएमपी। पहले भी तो माइंस चलता था बिना एसएमपी का। तो पहले के माइन मतलब पहले और आज में ये डिफरेंस आ रहा है कि पहले जो माइंस था ना, मान लो कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल का जितना भी माइंस है, जो भी इसका सब्सिडरी है, ठीक है ना। तो सीआईएल एक अपना पॉलिसी बना दिया कि आपको सेफ्टी से रिलेटेड ये चीज अपने माइंस में इंश्योर करना है। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी सेफ्टी पॉलिसी था, मान लो सीआईएल का सब्सिडरी सीसीएल हो गया, ईसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, ये क्या क्या, या हो सकता है कि सीआईएल का एक कॉमन सेफ्टी पॉलिसी होगा, या सीसीएल मान लो अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाया, ईसीएल अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाया, बीसीसीएल अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाया। तो ये जो कॉमन सेफ्टी पॉलिसी था ना, वो पूरे माइंस में इम्प्लीमेंट करना था, ऐसा था, होल माइंस में। तो ये देखा जाने लगा कि एक कॉमन पॉलिसी था सेफ्टी को लेकर, अब वो सीसीएल का कोई भी माइंस रहे, वहां पे उसी को यूज करना है। तीसरे है कि एक्सीडेंट में है ना, कुछ सुधार, मतलब एक्सीडेंट में रिडक्शन नहीं हो पा रहा था। जो भी नियर मिस हो रहा था, एक्सीडेंट इंसिडेंट मिस हैपन कुछ भी हो रहा था, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेज नहीं आ रहा था। मेन क्या है सेफ्टी पॉलिसी का, पहले था जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, पहले जो था इसका टारगेट, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, कि माइंस में जीरो एक्सीडेंट हो। अब टारगेट क्या है, जीरो एक्सीडेंट हार।
जीरो एक्सीडेंट हार्म मतलब क्या? अब किसी को नुकसान भी, जरा सा चोट भी ना पहुंचे, जरा सा भी हार्म ना हो। तो ये देख रहा था कि जो अपना जेड, इसको ZAP बोलते थे, ठीक है ना, कि इसका जो टारगेट था पहले, इसका हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, माइंस एक्सीडेंट फ्री नहीं हो पा रहा था। तो इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब हम तो सेफ्टी पॉलिसी बना ही दिए हैं, सभी माइंस वाले भी इम्प्लीमेंट किए हुए, लेकिन क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है। तो फिर कोई होंगे अच्छे आदमी जो सोचे कि नहीं, अब हम लोग इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, कि सभी माइंस वाले को ही बोलते हैं, इंडिविजुअल माइंस वाले को ही, जो माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि आपका जो माइंस है ना, पर्टिकुलर माइंस, वो अपने माइंस में आप जो भी हजार्ड्स प्रेजेंट है, जो भी खतरा प्रेजेंट है, जो भी हजार्ड्स प्रेजेंट है आपके माइंस में, तो हो सकता है एक्स माइंस, एक वाई माइंस मान लेते हैं, एक जेड माइंस मान लेते हैं। पहले क्या था कि मान लो एक्स माइंस किसी रिवर के किनारे है, वाई माइंस जहां वर्किंग हो रहा है वो फायरी सिम में काम हो रहा है, ठीक है ना, और जेड वाला मान लो माइंस है, वो हाईली डिस्टर्ब ग्राउंड है, मान लो हाईली डिस्टर्ब ग्राउंड है। अब क्या था पहले में, जो पहला अपना सेफ्टी पॉलिसी था, उसमें क्या था कि तीनों में एक ही सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन अब क्या बोला गया, सभी माइंस के ओनर एंड मैनेजर को, कि आपके माइंस में जो हजार्ड्स प्रेजेंट है, जो भी आपके माइंस में खतरा प्रेजेंट है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उसका आप रिस्क का असेसमेंट कीजिए, कि उस हजार्ड से कितना रिस्क है, कितना खतरा है। अगर वो हजार्ड्स हो जाता है माइंस में, तो फिर उससे क्या लॉसेज होने वाले हैं। तो रिस्क का कैलकुलेशन कीजिए, रिस्क असेसमेंट कीजिए एक तरीके से, ठीक है ना, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के लिए हम लोग रिस्क स्कोर निकालते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट आया SMP का, ये आया कि अब सभी माइंस वाले, जो भी माइंस है, सिंगल सिंगल माइंस, ठीक है ना, मान लो धोरी खास कोलेरी हो गया, धोरी खास कोलेरी में दो इंक्लाइन है, 4 5 6 7 8। तो 4 5 6 में मान लो थोड़ा ग्रेडियंट फ्लैट है, 7 8 में ग्रेडियंट थोड़ा स्टीप है। तो क्या हो सकता है, फिसलने का ज्यादा चांस कहाँ होगा, हजार्ड कंडीशन कहाँ है, हजार्डस कंडीशन, कि फिसल के आदमी कहीं गिर सकता है, तो 7 8 इंक्लाइन में गिर सकता है, 4 5 6 में फ्लैट है तो नहीं गिरेगा। कारो सिम हो गया, मान लो कारो स्पेशल, उधर ओपन कास्ट हो गया, हजारीबाग तरफ चले जाते हैं तो केदला हो गया। इस तरीके से अलग अलग माइंस को बोल दिया गया कि आपके माइंस में जो हजार्स प्रेजेंट है, आप उसको पहचानिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेफ्टी मेजर्स लीजिए। तो इससे देखा गया कि चलो माइंस में थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह कम होने लगा। 7 8 का 1 in 5 है ना। हाँ स्टिफी था 4 5 6 के कंपेरिजन में। तो यही SMP है, मेन SMP यही सोच के बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या जो स्टेप है वो चलते हैं, कि पहला स्टेप क्या है SMP में, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड एट द माइन टू विच दे मे बी एक्सपोज्ड व्हाइल एट वर्क। मतलब जब कोई आदमी माइंस में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में जिस हजार्ड्स से, मतलब एक तरीके से जो वहां पे हजार्ड्स प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई आदमी अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा है, ठीक है ना, और डिप्लेयरिंग में काम कर रहा है, मान लो डिप्लेयरिंग विथ केविंग चल रहा है, तो क्या हजार्ड्स प्रेजेंट हो गया, कि रूफ फॉल, है ना, हम लोग केविंग करवा रहे हैं, रूफ फॉल, प्रीमेच्योर कोलैप्स, ये सारा क्या हो सकता है, हजार्ड्स हो सकता है, प्रीमेच्योर कोलैप्स। कि आदमी जब काम करेगा, डिप्लेयरिंग विथ केविंग कर रहे हैं, अगर रेगुलर केविंग ना हो, तो हो सकता है कि गोफ में ना गिर के अपना जो एक्चुअल जिधर पिलर खड़ा है, उधर उसका प्रेशर आ जाए, इस पिलर को क्रश कर दे, ओवर राइडिंग और पिलर वगैरह हो जाए। तो मतलब क्या है, जब वर्कर अंडरग्राउंड माइंस में काम करेगा, डिप्लेयरिंग विथ केविंग में काम करेगा, तो क्या क्या खतरा प्रेजेंट हो सकता है, ये हम एग्जांपल बताएं कि एक हजार्ड्स प्रेजेंट है। रूफ फॉल हो सकता है, मतलब क्या, रूफ गिर सकता है, ये हजार्ड से, प्रीमेच्योर कोलैप्स हो सकता है, ये हजार्ड से। और मान लो अंडरग्राउंड माइंस है, तो क्या हो सकता है कि गैसी सीम है, तो वहां पे गैस वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, फायर डैम्प हो सकता है,
तो फायर डैम्प एक तरीके से हजार्ड के रूप में प्रेजेंट है। तो हजार्ड मतलब होता क्या है? हजार्ड इज ए सोर्स और ए सिचुएशन with the potential for harm in terms of the human injury और ill health, या डैमेज कर सकता है प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब हजार एक तरीके से सोर्स हो सकता है या एक सिचुएशन हो सकता है। जैसे मान लो अभी जो एग्जांपल देते, स्लिपरी होल रोड। स्लिपरी होल रोड ने स्लिपरी, जो मान लो अपना माइंस का इंक्लाइन है, रोड है अंडरग्राउंड का, अगर ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा, मान लो स्टीपर ग्रेडियंट रहेगा और एक फ्लैट ग्रेडियंट रहेगा, फ्लैट ग्रेडियंट, तो स्लिप होने का चांस कहाँ ज्यादा रहेगा? स्टीपर वाले में। तो मतलब क्या होगी, एक तरीके से स्टीपर ग्रेडियंट के कारण भी वहाँ क्या है कि पर्सन गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, ठीक है, हजार्ड प्रेजेंट हो गया है, हजार्ड से हजार्डस सिचुएशन हो गया वो। तो ये हजार्ड्स का सिंपल डिफिनेशन होता है। क्या करना है, पहले हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कोई आदमी माइंस में काम कर रहा है तो क्या क्या हजार्ड्स में एक्सपोज हो रहा है जब वो काम कर रहा है। तो सेकंड क्या हो गया, एसेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी, कि वो हजार्ड से कितना खतरा है, वो जो वर्कर वहां पे काम करते टाइम एक्सपोज्ड हो रहा है तो उससे उसको कितना रिस्क है, ये कर लेंगे, असेसमेंट ऑफ रिस्क। थर्ड में क्या है, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट हजार्ड्स आइडेंटिफाइड, जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किया गया है इसका एक लिस्ट बना लेंगे, और उससे कितना खतरा है उसका लिस्ट बना लेंगे। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट हजार्ड्स आइडेंटिफाइड एंड रिस्क असेस्ड। अब है कि वो जो पूरा रिपोर्ट बुक एक बन गया मेरा, कि ये हजार्ड्स माइंस में प्रेजेंट है, इसका इतना रिस्क रेटिंग। अब वो रखेंगे क्या, मेक दोज रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द एम्प्लॉय, मतलब माइंस का प्रत्येक एम्प्लॉय उससे अवेयर रहे, सावधान रहे, इसके लिए उसको अवेलेबल करवाएंगे कि देखो बाबू, हमारे माइंस में ये हजार्ड्स प्रेजेंट है, तुमको वहां काम करना है तो सावधानी पूर्वक काम करना है। और यही प्रोसेस है, बार बार रिपीट होता चलेगा। फॉलो एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हजार्ड्स एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क। मान लो अब डिप्लेयरिंग विथ केविंग पैनल में खत्म हो गया है, उस माइंस में डिप्लेयरिंग विथ केविंग नहीं है, अब है कि कहीं दूसरी जगह मान लो फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट करना, ऐसा हो सकता है मान लो। तो डिप्लेयरिंग विथ केविंग खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया मेरा, जो केविंग के कारण जो रूफ फॉल होने वाला चांस था बहुत ज्यादा, वो तो थोड़ा रिड्यूस हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग लगातार फिर क्या करेंगे, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे कितना खतरा होने वाला है उसका असेसमेंट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लो हजार्ड्स माइंस में, ओपन कास्ट माइंस का एक हम दिखा रहे हैं कि एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अब क्या किए हैं हम लोग, ब्लास्टिंग शेल्टर यूज नहीं किए हैं। तो क्या हो गया एक तरीके से कि हजार्ड्स क्या है, एक्सप्लोसिव की यूज कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि हम लोग ब्लास्टिंग शेल्टर यूज नहीं किए हुए हैं और शॉर्ट फायर वहां से ब्लास्टिंग कर दिया है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि एक फ्लायर रुक जाए या कुछ भी जाए उसके ऊपर गिर जाए। सेकंड में क्या है, एक्सप्लोसिव ही हजार्ड्स है, खतरा क्या है, सोर्स ऑफ डेंजर क्या है, एक्सप्लोसिव है। इससे क्या हो सकता है कि ब्लास्टिंग कर रहे हैं और आदमी डेंजर जोन के विद इन डेंजर जोन रहे। डेंजर जोन कितना है, 500 मीटर है, ध्यान रखना, पहले 300 था, अब 500 कर दिया गया। अब क्या है कि एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं और उसी दौरान लाइटनिंग हो गया, थंडरिंग हो गया है। पता चला कि अब एक्सप्लोसिव चार्ज होते ही था, वो थंडरिंग हो गया, और थंडरिंग का कारण है कि इनिशिएट हो गया, तो जो भी वहां आदमी इन्वॉल्व है सबका डेथ हो जाएगा। तो लेकिन ये होने का चांस क्या है, बहुत रेयर है। होने का चांस क्या है, बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाएगा तो उस केस में तो उसका जो कंसिक्वेंसेज होगा, जो रिजल्ट होगा, वो थोड़ा भयावह होगा, क्योंकि वहां पर एक आदमी नहीं मरेगा, मरने वाला आदमी की संख्या ज्यादा रहेगा। यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, मिस फायर ऑफ चार्ज होल। चार्ज होल क्या था, मिस फायर हो गया, हम लोग मिस फायर डिटेक्ट नहीं कर पाए, नेक्स्ट शिफ्ट वाला आया उठाने के लिए मटेरियल या ड्रिल वगैरह जो भी मटेरियल उठाने के लिए आया, मान लो उसका बकेट से टच होके वो इनिशिएट हो गया। अगर
उसको प्रॉपर शॉक वगैरह मिल गया तो ये सारा क्या हो गया, हजार्ड्स हो गया। और हजार्ड्स से मतलब क्या मैकेनिज्म है, मतलब वो खतरा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग शेल्टर इस टाइप से एग्जाम्पल होता है। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी से कि यूजेज ऑफ अनसेफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट मशीन, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं अनसेफ तरीके से कर रहे हैं, मशीनरी से कर रहे हैं, क्या है, रनिंग ऑफ डंपर विथ रेज्ड डंप बॉडी। ऐसा होता है बहुत बार, क्या होता है कि डंपर है, डंपर के डाला डाला जो है ऐसा उठा हुआ रह गया है डंपर का डाला, और ऑपरेटर क्या किया है, डंपर को चला दिया है, जैसे चलाया तो जितना ओवरहेड वगैरह है लाइटिंग वाला सबको तोड़ते हुए निकल जाता। तो ये क्या हजार्ड्स प्रेजेंट है, ऐसा हुआ है कुछ बार, ऐसा कर देता है गलती से ऑपरेटर। और क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड के रूप में, क्या है कि पोल पे कोई आदमी गया है काम करने के लिए, वर्किंग एट हाइट कर रहा है और वहां से गिर गया है, तो ये सारा क्या है, हजार्ड्स का मैकेनिज्म है। हजार्ड्स ये हो गया और उसका ये मैकेनिज्म हो गया। तो ये एक ओपन कास्ट के लिए एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग मेनली निकालते क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बाकी थ्योरी देखेंगे। रिस्क स्कोर निकालते हैं। रिस्क स्कोर कैसे निकालते हैं, कंसिक्वेंसेज एंड लाइकलीहुड, कि अगर कोई हजार्ड्स प्रेजेंट है, मान लो ओपन कास्ट में है कि तुम हाई वाल के नीचे काम कर रहे हो, हाई वाल के नीचे मान लो ये बेंच हाइट से ज्यादा था, ये हाई वाल है पूरा, इसके नीचे मान लो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि अंडर कटिंग कर ले यहाँ पे और ये मटेरियल इसके ऊपर गिर जाए मशीन के ऊपर, तो क्या हो गया ये, अगर ये गिरेगा तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, जो ऑपरेटर है और उसके अगर आसपास एचईएम का हेल्पर रहेगा तो वही डैमेज होगा, उसी को चोट लगने का चांस रहेगा, बाकी तो। और डंपर अगर लगा हुआ रहेगा लोडिंग के टाइम में तो उसको चोट लग, डंपर ऑपरेटर को चोट लगने का मतलब चांस रहेगा। तो रिस्क स्कोर क्या होता है, कंसिक्वेंसेज, कि अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है, जो हजार्ड्स प्रेजेंट था अगर वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कंसिक्वेंसेज क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, छोटा मोटा होने वाला है या भयावह होने वाला है। तो कंसिक्वेंसेज वही है कि अगर सेवरल डेड, जैसे मान लो अंडरग्राउंड में डिपेरिंग विथ केविंग हो रहा है, बहुत आदमी काम कर रहा है, मान लो 8-10 आदमी उस जगह पे काम कर रहा है पार्टिकुलर किसी प्लेस पे, और वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रूफ फुल हो जाएगा और उस जगह पे रूफ फुल हो गया है, तो क्या हो जाएगा, सेवरल डेड हो जाएगा। तो उस केस में स्केल क्या है, 5 दिया हुआ है। अगर एक आदमी का डेथ होता है, जैसे मान लो फ्लाई रॉक हुआ, वो फ्लाई रॉक उड़ के गया पत्थर और एक आदमी किसी को हिट कर दिया है, तो एक आदमी का मरने का चांस है, मान लो उसको सर पे हिट किया, पत्थर हिट किया, हो सकता है आदमी डेथ कर जाए, तो क्या हो गया, 1 का स्केल 1 हो गया। सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटिलिटी, मतलब चांसेज है यहाँ पे कि हो सकता है कि आदमी को अगर इन्वॉल्व हो तो फैटल एक्सीडेंट, मतलब वो डेथ हो सकता है, फैटिलिटी मतलब क्या, मर जाना, डेथ हो जाना, तो डेथ हो सकता है। तो इसका क्या है, स्केल 0.3। तो ये फिक्स डाटा है, ये डाटा जो है फिक्स्ड है। ये कंसिक्वेंसेज का है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। अब लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब क्या, उसका होने का चांस क्या है, रूफ फॉल, अंडरग्राउंड में हम बोल रहे हैं कि डिपेयरिंग विद केविंग कर रहे हैं, रूफ फॉल होने का चांस है, प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का चांस है, जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं था वहां पे आके फॉल हो गया है, तो इसका होने का चांस क्या है, लाइकलीहुड, ठीक है ना। तो लाइकलीहुड को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, कि अगर हो जाता है, होने का चांस कितना है, अगर होता है तो कितना आदमी वहां पे एक्सपोज हो रहा है, कंसिक्वेंसेज क्या हुआ, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है उसका। और अगर होता है कोई हजार्ड्स, होने का चांस कितना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, होने का चांस कितना है, और हो जाता है तो कितना आदमी वहां पे इन्वॉल्व होगा, तो ये एक्सपोजर होता है। तो इसका रिस्क स्कोर का जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से लिखो, लाइकलीहुड इंटू कंसिक्वेंसेज, या लाइकलीहुड को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर, और कंसिक्वेंसेज का कंसिक्वेंसेज उतार दो। तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहे, एक्सपोजर दिया हुआ रहे, कंसिक्वेंसेज दिया हुआ रहे, तो रिस्क स्कोर क्या होगा।
या लाइक्लीहुड दिया हुआ रहे, कंसिक्वेंसेस दिया हुआ रहे और एक प्रोबेबिलिटी दे देगा, तो प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं करना है, जिस फॉर्मूला में फिट होगा बस वही फॉर्मूला यूज करना है। या कंसिक्वेंसेज लाइक्लीहुड ये दोनों डाटा रहेगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगर ये तीनों डाटा दिया हुआ रहेगा, लाइक्लीहुड नहीं दिया हुआ रहेगा, लाइक्लीहुड की जगह प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर दे दिया हुआ रहेगा, तो ये तीनों को यूज करके फिर हम लोग वहां पे निकाल लेंगे। ये कंसिक्वेंसेज का हो गया कि रिजल्ट क्या हो रहा है। एक्सपोजर, अगर कोई आदमी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में वहां पर कंटिन्यूअस प्रेजेंट है किसी वर्कर का, मान लो, तो उस केस में स्केल 10 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, अगर डेली प्रेजेंट हो रहा है, हर एक शिफ्ट में नहीं लेकिन एक आध शिफ्ट में मैं डेली बेसिस पे आदमी वहां पे जाना पड़ रहा है, तो ये स्केल क्या हो गया, 5 हो गया। सेल्डम, वीकली, मतलब कोई आदमी वीकली एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका स्केल 3 दिया हुआ है। कोई आदमी मंथली अगर एक्सपोज हो रहा है, मंथली बेसिस पे एक्सपोज हो रहा है, कि मंथ में एक आध बार जाके उस सिचुएशन में, हजार्डस सिचुएशन में फंस रहा है, तो उसका क्या हो गया, स्केल 2.5 दिया हुआ है। ओकेजनली, साल में अगर है तो 2, 5 साल में एक बार, वन, जैसे मान लो लाइटनिंग और थंडरिंग वगैरह क्या हो सकता है, ये सब बहुत कि वंस इन 100 ईयर हो सकता है कि हम लोग चार्जिंग करें उस समय थंडरिंग या ब्लास्टिंग हो जाए, ठीक है ना, बता रहे हैं। वंस इन 100 ईयर क्या हो गया, 0.02 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया एक्सपोजर का स्केल, ये रटना स्केल नहीं है, ठीक है ना। स्केल का तुम लोग ये कर सकते हो कि स्केल फॉर एक्सपोजर में मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये खाली ध्यान में रखना। कंटिन्यूअस के लिए 10 है, मतलब 10, मतलब 0.02 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक, ये दोनों के बीच में वैल्यू है किसका, एक्सपोजर का। ये डाटा कभी नहीं पूछेगा। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, 0.301 से लेके 5 तक। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कि अब उसका होने का चांसेस क्या है। पहला क्या बताएं, कंसिक्वेंसेज बता दिए कि होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। एक्सपोजर कि आदमी कब एक्सपोज हो रहा है, डेली एक्सपोज हो रहा है, हर एक शिफ्ट में हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है, 100 साल में एक बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, ऐसा एक्सपोजर हो गया। अब वो हजार्ड्स का होने का चांस कितना है, अगर है मे वेल बी एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड तो है, तो 10 हो गया। क्वाइट पॉसिबल, पॉसिबल है तो 7 हो गया। अनयूजुअल बट पॉसिबल, होने का चांस तो रेयर है लेकिन हो सकता है, तो 3। तो इस तरीके से इसका रेटिंग दिया हुआ था। इसका प्रोबेबिलिटी का क्या है, 0.1 टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिस्क स्कोर निकाले हुए है ना। एक एग्जांपल जो है कि रनिंग ऑफ डंपर विथ रेज्ड डंप बॉडी, कि डंप किया ऑपरेटर और डाला को उठाते हुए चल दिया, ठीक है ना। डंपर क्या किया, मतलब ऑपरेटर क्या किया, ये ऑपरेटर के भी नहीं मालूम, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या किया, मटेरियल को डंप किया ओबी में और उठाते हुए चल दिया, ठीक है। तो क्या है, कंसिक्वेंसेज है ये एक्सपोजर है और ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। कंसिक्वेंसेज, एक्सपोजर और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रेटिंग। कंसिक्वेंसेज, एक्सपोजर और प्रोबेबिलिटी का है। अब क्या है, डंपर वाला कंडीशन दिखा रहे हैं हम कि कंसिक्वेंसेज क्या है, 0.3। तो देखो 0.3 क्या है यहाँ पे, कंसिक्वेंसेज में 0.3 की सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी हो सकता है। कि क्या है वहां पे, चांसेस है कि अगर रेस्ड डंपर क्या है, डाला उठा हुआ है, चल दिया है, अगर वो 3.3 वाले में मार दिया है, उसको शोक लग सकता है, डेथ हो सकता है उसका। तो हम लोग स्केल ये खुद से डिसाइड करना है, ये माइंस वाले खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके माइंस में, ठीक है, ये 1000% है, तो उस 1000 से कंसिक्वेंसेज क्या हो सकता है, तो हम लोग कंसीडर किए हैं 0.3 कि कंसिक्वेंसेज क्या है, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी है, ये इसका 0.3 है, ठीक है ना। अब क्या है एक्सपोजर,
कि वो वहां पे क्या डेली एक्सपोजर हो रहा है, वैसा क्या घटना बार बार हो रहा है, हर एक शिफ्ट में हो रहा है, या साल में एक आध बार होता है, या 5 साल में एक बार होता है, या 10 साल में एक बार हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर कितना है ये देख लेंगे। यहाँ है, ये एक्सपोजर कितना है, एक्सपोजर का वैल्यू 2 दिए हुए हैं, मतलब क्या, एक्सपोजर का वैल्यू 2 मतलब क्या, कि ये ओकेजनली मतलब ईयरली मतलब साल में एक आध बार ऐसा हो जा रहा है। साल में ऐसा देखा जा रहा है अपने माइंड्स में कि ये चीज कि डंपर का डाला उठा हुआ रह गया, ऑपरेटर चल दिया, तो ये साल में एक आध बार हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग 2 ले लिए रेटिंग। अब एक लास्ट में बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, कि अगर उसका होने का चांस क्या है, उस का होने का चांस क्या है कि डंपर उठा हुआ रह जाए, आदमी चल जाए, चल दे, डाल मतलब ऑपरेटर चला दे डंपर को, तो इसका होने का चांस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग 3 लिखे हुए हैं, मतलब क्या, अनयूजुअल बट पॉसिबल, 3 लिए। अब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किए, 0.3 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 1.8। तो इस तरीके से मेरा रिस्क स्कोर निकल गया। तो ये देखो रिस्क स्कोर सबका अलग अलग निकल रहा है, जैसे देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे रिस्क स्कोर 100 है, कि रनिंग ऑफ डंपर विदाउट सेफ्टी फीचर्स, ब्रेक और डिफेक्टिव ब्रेक। होता है ना कि डंपर में सारा फीचर्स काम ना करे, लेकिन प्रोडक्शन के चक्कर में फिर भी डंपर चलाना पड़ता है, कि मान लो डंपर में वी वगैरह काम नहीं कर रहा है फिर भी चला रहा है। ब्रेक एकदम डिफेक्टिव ब्रेक, मान लो ब्रेक पूरा सही तरीके से लग नहीं रहा है, 3 4 बार यूज कर रहा है तो लग रहा है, तो ये सब क्या है, अगर ये सब हो जाता है तो फिर उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस का टेबल से अपना आपको सोच लेना है, अपने माइंड का सिचुएशन को देखते हुए कि क्या हो सकता है, एक्सपोजर होगा मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, अगर हो जाता है तो कितना आदमी का डेथ वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। एक्सपोजर कि क्या, अब उस केस में है कि जो आदमी रहेगा काम करने वाला कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहेगा, हर एक शिफ्ट में हो सकता है कि अगर ब्रेक जब तक ना सुधारे डंपर तो चलना ही चलना है। और प्रोबेबिलिटी ऐसा कितना बार होता है, तो इस टाइप से ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो रिस्क स्कोर आता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, रिस्क स्कोर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली दे सकता है। अब बात आता है कि मैक्सिमम रिस्क स्कोर क्या हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम रिस्क स्कोर क्या हो सकता है, तो ये ध्यान रखना मैक्सिमम रिस्क स्कोर 500 होगा, क्यों, क्योंकि स्केल फॉर प्रोबेबिलिटी का 10 है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ भी स्केल फॉर एक्सपोजर का 10 है मैक्सिमम वैल्यू, और ये सेवरल ये 5 है, तो मतलब 5 इंटू 10 इंटू 10, मतलब मैक्सिमम रिस्क स्कोर या मैक्सिमम रिस्क रेटिंग कितना हो सकता है, 500 हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम रिस्क स्कोर रेटिंग कितना होता है, ये मेन चीज बता दी। अब इसी तरीके से कि हम लोग हजार्ड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कि हाई रिस्क वाला हजार्ड कौन है, मीडियम रिस्क वाला हजार्ड्स कौन है, लो रिस्क वाला हजार्ड्स कौन है। अगर रिस्क स्कोर 200 से ज्यादा आता है तो उस केस में हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उसको क्या चाहिए, नीड इमीडिएट एक्शन। अगर मीडियम रिस्क हजार्ड्स है तो रिस्क स्कोर क्या आएगा, 20 से ज्यादा 200 तक आएगा, तो नीड मैनेजमेंट एक्शन, मतलब मैनेजरियल डिसीजन लेके कुछ उसको सुधार वगैरह करना है। और लो रिस्क हजार्ड क्या हो जाएगा, जब रिस्क स्कोर मतलब 20 से नीचे, रिस्क स्कोर 20 के इक्वल रहेगा, तो अब क्या बोल रहे हो कि मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम देख लो, ये 0.1 हो गया, यहाँ से 0.02 हो गया, 0.1 0.02, मिनिमम नहीं पूछेगा, 0.1 0.02 इंटू 0.0001, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 पे कितना जीरो हो जाएगा, फिर देख लो, 1 2 3 4 5 6, इतना मिनिमम ये है। तो मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछता है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम का ध्यान रखना। हजार्ड्स क्या था, स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताए थे कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म है, जिसके पास नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल है, क्षमता है, वो हजार्ड होता है।
स्लिपरी फ्लोर हो सकता है, डिफेक्टिव पीपी हो सकता है। मान लो तुमको हेलमेट दिया अंडरग्राउंड में पहनने के लिए, लेकिन वो डिफेक्टिव है, क्रैक है, और तुम्हारे ऊपर एक पत्थर गिर जाएगा तो हेलमेट बचा नहीं पाएगा, इम्पैक्ट तो सह नहीं पाएगा, पता चला कि तुम्हारा सर डैमेज हो गया। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द ग्रेविटी ऑफ हार्म, इंजरी और लॉस फ्रॉम हजार्ड। कि हजार्ड अगर हो जाता है तो उससे कितना इंजरी, हार्म, उससे कितना नुकसान होता है, ये रिस्क कहलाता है। और ये 3 वर्ड ध्यान रखना, PHMP क्या होता है? प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। ये क्या होता है कि अभी जो रिस्क स्कोर निकाल लिए ना, रिस्क स्कोर के बेसिस पे जो टॉप 5 हजार्ड्स आता है, जिसका रिस्क स्कोर टॉप 5 में आता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। एक होता है टार्प होता है, एक होता है ट्रेप होता है। टार्प क्या होता है? ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। और एक ट्रेप होता है क्या? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। की सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए माइंस में कि एक्सीडेंट ना हो, माइंस में सब लोग सेफ तरीके से काम करें, जो भी रूल रेगुलेशन दिया जाता है SOP COP को फॉलो करें। तो ये होता है ट्रेप, की टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इसमें सभी का रोल आ जाता है। और एक होता है टार्प, ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में हम लोग के पास क्या एक्शन प्लान है उससे निपटने के लिए। तो ये टार्प होता है। तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, टार्प, ट्रेप, ये सब फुल फॉर्म आ जाता है तो लड़का लोग नहीं बता पाता है, ठीक है। अब हम लोग जो छोड़ के रखे हैं यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? किसी को कुछ डाउट? तो हम लोग इस स्टेप पे आएंगे। किसी को कुछ डाउट तो बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि देखो, हजार्ड्स माइंस में प्रेजेंट है, तो हम लोग का पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट क्या रहेगा? उसको एलिमिनेट कर दे पूरी तरीके से, मतलब जड़ से उसको खत्म कर दे। पहला टारगेट क्या रहेगा? जो भी खतरा प्रेजेंट है माइंस में, जो भी खतरा माइंस में प्रेजेंट है, उसको क्या करने को टारगेट रहेगा मेरा, कि पूरी तरीके से उसको हटा दें, ठीक है। अब है कि अगर पूरी तरीके से उसको नहीं हटा पाते हैं हम लोग, पहला स्टेप क्या है? एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क। जो रिस्क रिकॉर्ड किए हैं वो उसको एलिमिनेट करना है। अब क्या है कि अगर उसको हटा नहीं पाते हैं तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, कि जहां पे वो मतलब डेवलप होगा हजार्ड्स, वहीं पे उसको बंद कर देना है, कंट्रोल कर देना है। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज द रिस्क। अगर फिर भी रिस्क रह जाता है, पहले क्या कोशिश किए? एलिमिनेट करने की कोशिश किए। अगर पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाए तो हम लोग है कि जिस जगह पे वो हजार्ड्स डेवलप होने वाला है, डेवलप है, वहीं पे हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर कंट्रोल भी नहीं कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज किए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, रिस्क अगर रह जाता है तो उस केस में हम लोग PPE प्रोवाइड करेंगे। और एक हम लोग क्या करेंगे? एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट करेंगे, द रिस्क टू विच एम्प्लॉय में बी एक्सपोज। जैसे मान लो अंडर ओपन कास्ट में क्या होता है कि मान लो बेंच फेलियर होने के चांस है, ठीक है ना। अगर हम लोग रेगुलेशन जो भी 105 106 के तहत में, अगर 106 में मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग है, अगर उसके तहत ये हम लोग एंगल वगैरह मेंटेन करके नहीं रखते हैं, कि जो एंगल होना चाहिए, फेस का एंगल, बेंच हाइट, अगर नहीं रह सकता, हो सकता है कि मेरा बेंच फेल कर जाए, ठीक है ना, ये जो बेंच है ये बेंच फेलियर हो जाए। तो ये क्या है? ये खतरा प्रेजेंट है, तो बेंच फेल्योर है, तो इसको अगर मान लो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाया, ठीक है ना, कि बेंच फेलियर क्या, पूरी तरीके से एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे उसको? कि हम लोग फिर सुटेबल बेंच हाइट करें, अपना मशीन के जो डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेंच हाइट वगैरह बनाएं।
फिर भी हो सकता है कि कहीं क्रैक वगैरह डेवलप हो गया है बेंच में और उसमें पानी घुस गया है, तो उसके थ्रू भी यहाँ स्लोप फेल कर सकता है, बेंच फेल कर सकता है। तो क्या है कि हम लोग पूरी तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जो पानी भर गया है पानी को यहाँ से क्रैक से ड्रेन आउट कर लो। तो हो सकता है कि पूरा फिर भी हम लोग पॉसिबल ना हो पाए कि पूरा जो क्रैक वगैरह जो भी प्रेजेंट है, क्योंकि जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेज अगर मान लो फोल्ड फोल्ड ऐसा कुछ प्रेजेंट हो गया है, कुछ डाइक सील हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम वो तो मेरे हाथ का कंट्रोल का चीज नहीं है कि डाइक को हम कंट्रोल कर ले, वो सब जो प्रेजेंट है तो कंट्रोल भी मान लो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे रिस्क को, कि रिस्क वो चीज ऐसा कर दे कि मिनिमम से मिनिमम वहां खतरा हो। लेकिन क्या है, मिनिमाइज हुआ है, रिस्क पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, वर्कर को हम लोग पीपी प्रोवाइड करेंगे और साथ में एक हम लोग इधर एसएसआर लगा देंगे, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। ये क्या करेगा, जैसे स्लोप में हल्का सा भी मूवमेंट होगा, ये मान लो बेंच में जरा सा भी मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, स्क्रीन पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग लाइन वगैरह नजर आएगा। मतलब क्या है कि वर्कर लोग तो यहाँ काम कर रहा है, सॉवेल डंपर चल रहा है, तो जैसे यहाँ एसएसआर में जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम लगा के रखे हुए हैं कि हम लोग नजर आया कि अरे ये मूवमेंट हो रहा है बेंच में, तो क्या करेंगे, मूवमेंट होगा तुरंत फेल नहीं करेगा, हल्का सा भी मूवमेंट, मान लो एमएम में भी मूवमेंट होगा ना, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा, हल्का सा एकदम माइन्यूट मूवमेंट भी होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। एसएसआर जिसको बोलते हैं स्लोप स्टेबिलिटी रडार। तो क्या करेंगे, जैसे देखेंगे मूवमेंट हो रहा है, मशीन वगैरह जो भी है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो ये पूरा स्टेप होता है, तो इस स्टेप को ध्यान रखना, क्योंकि इसी को अरेंज मतलब इसी को उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है, ठीक है ना, पहला क्या करेंगे ये क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये कहाँ से करता है, जो ऑनर एजेंट मैनेजर रहता है प्रत्येक माइंस का ना, वो सेफ्टी कमिटी जो रहता है माइंस का उससे कंसल्ट करता है, और जो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रत्येक का अपना आईएसओ होता है प्रत्येक सब्सिडरी में, तो आईएसओ से कांटेक्ट करके ये सारा चीज वो करता है, ठीक है ना। आ रहे हैं शर्मा जी, उसमें भी आ रहे हैं। अब क्या है कि बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड हजार्ड्स और रिस्क पे, जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं और रिस्क का असेसमेंट किए हैं, तो उस बेसिस पे जो ओनर एजेंट मैनेजर होता है प्रत्येक माइंस का, वो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। तो ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट एसएमपी कैसा डॉक्यूमेंट है, एडिटेबल नहीं है, ठीक है ना, एडिटेबल नहीं है, ये ऑडिटेबल है, कि टाइम टाइम पे इसका रिव्यू करते जाना है। जो हजार्स अगर मान लो कोई हजार्स खत्म हो गया तो उसको हटा देना है, कुछ नया आ गया उसको जोड़ देना है। तो ये किसका, ये ध्यान रखना, एसएमपी कहीं भी वर्ड यूज किया है ना, ये ओनर एजेंट मैनेजर तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या होगा, माइन सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी रहेगा, एक प्लान रहेगा कि कम पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ द माइन और माइंस इंटेंड टू डेवलप कैपेबिलिटी टू अचीव द पॉलिसी। ये सारा चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि द ओनर एजेंट मैनेजर जो रहेगा एवरी माइन का, वो सबमिट करेगा एसएमपी का कॉपी किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। ओनर एजेंट मैनेजर जो रहेगा माइंस का, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो ये सारा चीज ध्यान में रखना। यहाँ क्या है, एक चीज और, ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल पीरियोडिकली, मतलब टाइम टाइम पे है ना, एसएमपी को रिव्यू करेगा, मतलब हजार जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो रिस्क एसेस किया हुआ है, बार बार उसको रिव्यू करेगा, कि मान लो एक बार हजार से आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर कंट्रोल हो जा रहा है, उसका रिस्क स्कोर चेंज हो जा रहा है, तब फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग एसएमपी में रिव्यू करके ऑडिट करके उसमें चेंज करते जाएंगे। एलिमिनेशन कंट्रोल मिनिमाइजेशन ये होता है, ठीक है ना। कंट्रोल मिनिमाइजेशन, एलिमिनेशन नहीं करना है, एलिमिनेशन कंट्रोल मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क इज, तो ये होता है मेनली तुम्हारा एसएमपी। क्या बोले शर्मा जी, डिफरेंस बिटवीन रिस्क और हजार्ड।
हजार्ड क्या हो गया, कोई सोर्स या सिचुएशन, ठीक है ना। हजार्ड्स क्या हो गया, कोई सोर्स या सिचुएशन जिसके पास क्षमता है हार्म पहुंचाने का। जैसे अभी बताएं एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के पास क्या है क्षमता, अगर सही तरीके से यूज करें तो इसका तो हम लोग फ्रेगमेंटेशन लेते हैं, गुड फ्रेगमेंटेशन लेते हैं। लेकिन अगर इसका हम लोग गलत तरीके से यूज करें तो ये क्या है, एक तरीके से सोर्स ऑफ जो नक्सली लोग यूज करता है, हार्म पहुंचाने के लिए यूज करता है, तो क्या है इसके पास एक्सप्लोसिव तरीके से हजार्ड्स है कि उसके पास सोर्स है क्या, हार्म पहुंचाने का उसके पास पोटेंशियल है। और रिस्क क्या है कि ये जब एक्सप्लोसिव से मान लीजिए मतलब पुल वगैरह उड़ा दिया है, पुल उड़ा दिया है कौन, नक्सली लोग, एक्सप्लोसिव यूज करके क्या किया है नक्सली लोग, पुल उड़ा दिया है। तो वो यहाँ पे क्या है, रिस्क इज द ग्रेविटी ऑफ हार्म, इंजरी और लॉस फ्रॉम ए हजार्ड्स, कि वो जो हजार्ड एक्सप्लोसिव था, नक्सली लोग उसका गलत यूज करके किसी पुल को उड़ा दिया है, तो वो जो हार्म कितना होगा आदमी को, या नुकसान कितना हो रहा है, या लॉस कितना हो रहा है ना, ये होता है रिस्क। अब ये दो चीज और देख लेते हैं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट क्या है, कोई चाहता है कि एक्सीडेंट हो, नहीं। एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके कारण क्या होगा, डैमेज होगा, इंजरी होगा, हार्म होगा, फिक्स है। एक्सीडेंट हुआ तो वहां डैमेज होना है, नुकसान होना है। इंसिडेंट क्या हो गया, ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है लेकिन इसके कारण कोई सीरियस लॉसेस और इंजरी नहीं होगा। जैसे मान लो बैंक रॉबरी, बैंक में डकैती हो जा रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, रॉबरी हो जा रहा है, ठीक है ना। आया मान लो गन पॉइंट पे लिया, सब आदमी को पैसा वगैरह लेके चल दिया, ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, उसका मकसद था कि हमको बैंक से पैसा लूटना है, निकल जाना है। सबको बांध वगैरह दिया, रस्सी से बांध दिया, एक रूम में बंद कर दिया, पैसा लेके चला गया, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट। और एक्सीडेंट क्या है, कि जैसे एक कार कोई क्रेश कर जा रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, कि वहां पे है कि अब कार को भी नुकसान हुआ, जो आदमी उसमें बैठा हुआ है उसको भी नुकसान हुआ। अगर कोई हम लोग ऐसा इक्विपमेंट यूज कर दिए हैं जो माल फंक्शन है, मतलब सही तरीके से वो काम, जैसे मान लो डंपर चला दिए बिना ब्रेक वाला, तो क्या उससे नुकसान तो नुकसान होना है, डैमेज तो होना है ही, तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक एक्सीडेंट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंसिडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट है, एक प्रत्येक एक्सीडेंट को हम लोग इंसिडेंट बोल सकते हैं। एक्सीडेंट में क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। और इंसिडेंट में क्या होता है, सीरियस लॉसेस और इंजरी नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक एक्सीडेंट को हम लोग इंसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट को हम लोग, बट नॉट ऑल इंसिडेंट आर एक्सीडेंट, लेकिन प्रत्येक इंसिडेंट को हम लोग एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, तो इस चीज को ध्यान रखना।